नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बीते गुरुवार काबुल एयरपोर्ट पर हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 72 लोग मारे गए हैं और 140 लोग घायल हैं, जिसमें 14 अमेरिकी सैनिक भी हैं। 14 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद बाइडेन के संबोधन की शुरुआत शहीदों के सम्मान में सिर झुकाकर हुई। इस दौरान उनकी आवाज़ भी भर्रा गई। व्हाइट हाउस में आंखें बंद होने के बीच उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है और अगर कोई है जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है तो हम कुछ भी माफ़ नहीं करेंगे और ना ही कुछ भूलेंगे। उन्होंने कहा, मेरे शासन में हमारे हितों और लोगों के रक्षा के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। हम उन्हें पकड़कर इसके लिए सज़ा देंगे। बाइडेन सरकार सज़ा दे, सही बात है, लेकिन कम से कम पहले अपनी रणनीतियों को तो सुधार ले। पहले नियत समय से आर्मी बुला ली। नियत समय के बहुत पहले 31 अगस्त को जो आर्मी आने वाली थी वो पहले ही आ गई। अमेरिका में ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई थी कि वहाँ पे मौजूद सैनिक उसका सामना नहीं कर सकते थे। ऊपर से हथियारों का भंडार, जो कि अत्याधुनिक हथियार थे, वो भी वहाँ सैनिकों को छोड़ के आना पड़ा क्योंकि उनको इमरजेंसी में बुलाया गया था। वो हथियारों का जखीरा तालिबानियों के हाथ लगा। उधर इस गलती को ढकने के लिए बाइडेन ने ये बोल दिया, तालिबान अगर सत्ता में आता है तो अफ़गानिस्तान का जो पैसा सेंट्रल बैंक में जमा है वो उन्हें नहीं मिलेगा। अभी कौन सा तालिबान उनसे पैसा निकालने जा रहा है? अभी उन्हें यहाँ पे चुप हो रहना चाहिए। वहाँ पे पूरे विश्व के आदमी वहाँ हैं, कई देशों के आदमी वहाँ पे हैं। अभी वो सुरक्षित निकल आए। अफ़गान नागरिक जो कि उन्होंने 20 सालों तक ब्रिटेन और अमेरिका इन दोनों के जो सैनिक वहाँ पे थे उनकी मदद करी है, उन लोग की जान खतरे में है। ऐसे में आप इतने सेंसिटिव बयान कैसे दे सकते हैं? वो भी सार्वजनिक कर सकते हैं। अच्छा है, आपने कैबिनेट में फैसला लिया, वो सही है, लेकिन आपको अभी ये वो समय नहीं है कि आप इसे सार्वजनिक करें। फैसला आपका सही है, लेकिन फैसले का भी एक सही समय होता है। सिर्फ फैसला सही होने से कोई कामयाबी नहीं मिल जाती है। तालिबानी उन्हीं हथियारों से नागरिकों को आतंकित करके सरकार पर दबाव बना सकते हैं। यह बात बाइडेन सरकार को समझनी होगी। उधर एक और गलती, अमेरिकी अधिकारियों ने अफगानिस्तान में बहुत ही बचकानी तरीके से तालिबान को अफगान नागरिकों के नामों की लिस्ट ही दे दी। दरअसल यह वह सूची है जिसमें अफगानों के नाम और सभी ब्यौरे थे और उन्हें सुरक्षित अफगानिस्तान से बाहर निकलने देना था। यह वह अफगान नागरिक है जिन्होंने पिछले 20 सालों में अमेरिका और उनके मित्र सेनाओं की सहायता की है। फिलहाल इन्हीं अफगानों को तालिबान से सबसे अधिक खतरा भी है। अब वो एक आतंकी संगठन है, कोई शांति दूत नहीं। जब उन्हें पता है कि हाँ, तालिबान को ही खत्म करने के लिए जॉर्ज बुश ने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था और इन नागरिकों ने उनकी मदद करी थी, तो वो उन्हें छोड़ देंगे? पॉलिटिको की एक विस्फोट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में जब तालिबान का काबुल समेत तकरीबन पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा होने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने इस आतंकी संगठन को अमेरिकी नागरिकों, ग्रीन कार्ड धारकों और अमेरिकियों के सहयोगी अफगानों के नामों की सूची सौंप दी थी, ताकि इन सभी लोगों को तालिबान के नियंत्रण वाले इलाके से निकालकर काबुल स्थित हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित पहुंचाया जा सके। अब विशेष तौर पर अमेरिकी सैनिकों के नाम तालिबान दिए जाने से अमेरिकी सांसद नाराज हैं। जो बम ब्लास्ट हुआ उसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान ISK ने ली है। तालिबान ने भी कहा है कि IS ने ही आत्मघाती हमला करवाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति
बाइडेन IS को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान से लौटे भारतीय सुरक्षा एजेंसी और कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि इतना बड़ा हमला कोई छोटा समूह नहीं कर सकता है। यही नहीं, तालिबान आतंकी एयरपोर्ट के रास्ते पर हर 20 मीटर की दूरी पर तैनात हैं और हर व्यक्ति की छानबीन कर रहे हैं। ऐसे में किसी के लिए भी वहां तक पहुंचना जहां अमेरिकी सेना तैनात है बहुत ही मुश्किल है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में अभी भी अस्थिरता की स्थिति है। अभी भी यह तय कर पाना मुश्किल है कि कौन आतंकी है और कौन नहीं। जिस स्तर का विस्फोट गुरुवार शाम को हुआ है, उस तरह के विस्फोट पहले भी अफगानिस्तान में हो चुके हैं और उनकी जांच को देखें तो यह सामने आता है कि इतने बड़े ऑपरेशन के लिए आतंकी संगठन काफ़ी विस्तार से प्लानिंग करते हैं और कई महीनों व हफ्तों के बाद इसे अंजाम देते हैं। वहीं अफगानिस्तान के स्वयंभू राष्ट्रपति और अपदस्थ सरकार के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा शुक्रवार को उसी विस्फोट को लेकर कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत IS के रिश्ते तालिबान से और हक्कानी नेटवर्क से हैं, खासकर उनके गहरे संबंध हैं जो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने मुकरने की यह खूबियाँ अपने आका पाकिस्तान से ही सीखी है। नॉर्दर्न अलायंस के इलाके में शरण ले चुके सालेह ने IS से संबंध होने से इनकार करने पर तालिबान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह ऐसा है जैसे पाकिस्तान क्वेटा सूरा को लेकर इनकार करता रहा है। काबुल एयरपोर्ट में हुए आत्मघाती हमलों के बाद हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। पूरे शहर में तालिबान की तरफ से सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन भारतीय समेत और दूसरे देशों को किसी को भी उनकी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। ऐसे में काबुल से भारतीयों को निकालने का काम भी प्रभावित हो रहा है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को कहा कि अफगानिस्तान के हालात स्थिर नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार वहां परिस्थितियां बदल रही हैं। निकासी अभियान में दिक्कत संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा, अफगानिस्तान से अधिकतर भारतीय वहां फंसे नागरिकों को वहां बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के वहां फंसे होने की संभावना है। हम हालात के स्थिर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अपने हर नागरिक को निकालने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अभी तक 6 विशेष उड़ानों से 550 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला गया है, जिनमें 260 भारतीय हैं। वैसे सरकार के पास इस बात की कोई ठोस जानकारी नहीं है कि अफगानिस्तान में पहले कितने भारतीय थे और अब कितने बचे हुए। क्या भारत तालिबान की अगुवाई में गठित सरकार को मान्यता दे सकता है? इस बारे में पूछने पर बागची ने कहा, जैसा कि मैंने कहा कि अफगानिस्तान में स्थिरता नहीं है। किसकी सरकार बनेगी यह भी अभी तक साफ नहीं है। मतलब हम सरकार में कौन होगा, क्या इसमें अफगानिस्तान के समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा या नहीं। लोगों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। दूसरे कई देश भी इसी तरह से वहाँ की स्थिति का इंतज़ार कर रहे हैं। भारत इन देशों के साथ संपर्क में है और कैसे अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो या फिर मौजूदा अस्थिरता के बाद किस तरह से वहाँ की सरकार के साथ संबंध रखे जाएं। इसलिए मान्यता पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बागची ने कहा कि काबुल से निकाले गए 150 अफगानी नागरिकों को 6 महीने का वीज़ा दिया जा रहा है, जिसमें अधिकतर अफगानी सिख और हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि अभी इन्हें शरणार्थी के तौर पर वीज़ा दिया गया है। वहीं जहां पूरा विश्व आतंकवाद के सर उठाने को लेकर चिंतित है, वहीं अफगानिस्तान का एक इलाका ऐसा भी है जो बेखौफ होकर तालिबानियों का सामना कर रहा है और अभी भी तालिबान के कब्जे में नहीं है। मॉस्को टाइम्स ने अफगानिस्तान के नेशनल रेजिडेंस फ्रंट NRF से जुड़े पंजशीर घाटी के सदस्य फ़हीम दस्ती ने बताया कि उनका संगठन देश में तालिबान के खिलाफ आखिरी मोर्चे पर डटा हुआ है।
पंजशीर क्षेत्र 1979 टू 1989 के बीच सोवियत संघ की सेना के हमले और 1990 के तालिबानी हमलों के लिए जाना जाता है। इन लड़ाकों को कभी भी सफलता नहीं मिली है, यानी कि पंजशीर में इन्हें जीत नहीं मिली है और आज भी नहीं मिली है। NRF की अगुवाई फ़िलहाल अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं और वो आज भी तालिबानियों के चंगुल से आज़ाद हैं। उधर अमेरिकी संसद में भी काफ़ी बवाल मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिकी संसद पर गत 6 जनवरी को हुए हमले के मामले में पूर्व राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैपिटल पुलिस के 7 अधिकारियों ने ट्रंप और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। संसद पर हमले को लेकर इस तरह के 3 अन्य मुकदमे पहले से ही दर्ज हो चुके हैं, लेकिन गुरुवार को दाखिल मुकदमे में पहली बार ट्रंप पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनाव में हार के बाद अपने आधारहीन झूठ को फैलाने के लिए चरमपंथी संगठनों और राजनीतिक संगठनों के से मिलकर काम किया को मिलाकर अपने में काम किया। ट्रंप ने चुनाव नतीजों को लेकर अपने समर्थकों को भड़काया था। तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय के ट्रंप के समर्थकों ने गत 6 जनवरी को कैपिटल कहे जाने वाले संसद परिसर पर हमला किया था। हमले के वक्त संसद में जो बाइडेन की जीत पर मोहर लगाने की प्रक्रिया चल रही थी। करीब 4 घंटे चले पर उस समय, मतलब जब वो हमला हुआ था तब बाइडेन की जीत पर मुहर लग रहा था। उन्हें वहाँ का राष्ट्रपति घोषित करना था। करीब 4 घंटे पहले चले उपद्रव के दौरान लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया था। इस दौरान जमकर तोड़फोड़ हुई थी और गोलाबारी भी। पुलिस की कार्रवाई में 5 लोगों की मौत भी हुई थी। इधर तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्जा क्या किया, अब वो पूरे विश्व को का ही मतलब खुद को मालिक समझ बैठा है। अब वो एक लोकतांत्रिक देश, वो भी एक विकासशील देश, भारत जैसे देश को, एक विशाल देश है भारत, और उसके पास भी उससे भी लड़ना वो इतना कमज़ोर भी नहीं है। उसे भी नसीहत दे रहा है इनडायरेक्टली। कश्मीर पर अपने पहले बयान पर तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं और उनके हित भी एक दूसरे से जुड़े हैं। अब एक आतंकी संगठन हित की बात समझाएगा। पाकिस्तान के ARY न्यूज़ चैनल के साथ बातचीत में जम्मू कश्मीर को लेकर मुजाहिद ने कहा कि विवादित क्षेत्र को लेकर भारत को सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। मुजाहिद जी जो खुद सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, लोगों पे हमला करके ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, वो भारत को सिखा रहे हैं कि आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। मुजाहिद ने कहा कि भारत इस क्षेत्र का अहम हिस्सा है और तालिबान उसके समेत सभी देशों के साथ बेहतर संबंध चाहता है, लेकिन मुजाहिद जी से मतलब कोई ये तो पूछे कि उनसे कोई संबंध रखना चाहता है या नहीं। तालिबान प्रवक्ता ने कहा, हमारी इच्छा है कि भारत अफगान लोगों के हितों के अनुसार अपनी नीति तैयार करे। किसी आतंकी या संगठन के इच्छा के अनुसार कोई देश नहीं चल सकता, ये भी एक सत्य है। एक अन्य सवाल पर मुजाहिद ने कहा कि तालिबान दूसरे देश के खिलाफ अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। मुजाहिद ने यह भी कहा कि तालिबान पाकिस्तान को अपना दूसरा घर मानता है और वह अपनी ज़मीन पर पाकिस्तान के हितों के खिलाफ किसी तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं देगा। यानी कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान में कोई भी वार होता है तो तालिबान उनके पाकिस्तान के साथ होगा। खैर, सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि शरणार्थियों के वेश में आतंकी अमेरिका और यूरोप में पहुंच सकते हैं, जिससे हालत और भी बदतर हो जाएंगे। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़कर जाने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा है। इनमें ज़्यादातर लोग वह हैं जिन्हें तालिबान की सत्ता से नुकसान होने का खतरा है। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो साजिश के तौर पर अमेरिका या यूरोप जा रहे हैं।
वह इस्लामी आतंकी हो सकते हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाकर अमेरिका और यूरोप पहुंच सकते हैं और वहां पर शरण पा सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यह आशंका जताई है। पेंटागन के अनुसार ये आतंकी अमेरिका और यूरोपीय देशों में पहुंचकर वहां अपना नेटवर्क विकसित कर सकते हैं। इससे आने वाले समय में अमेरिका और यूरोप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संदिग्ध लोगों की तलाश में ही काबुल से उड़ने वाले अमेरिकी और यूरोपीय विमान पहले कतर के अमेरिकी सैन्य अड्डे या नाटो के किसी सदस्य देश में उतर रहे हैं। इस प्रक्रिया में ब्रिटेन जा रहे 6 संदिग्ध लोगों की छटनी की गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी भी मिली है कि काबुल एयरपोर्ट के भीतर अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों पर आईएस का हमला हो सकता है और गुरुवार के हमले ने इस सूचना को सही साबित भी कर दिया। और जुलाई में खुफिया एजेंसियों ने जो बाइडेन सरकार को सूचना दी थी वह भी सही साबित हुआ। अब बाइडेन गवर्नमेंट को जाग जाना चाहिए और उन्हें एक कुशल जरा अच्छा रणनीति तय करना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं, आपका फैसला फ्रीज करने का, अकाउंट का फ्रीज करने का फैसला बहुत ही सराहनीय है, ये सही है। लेकिन आप इसके लिए वहाँ के आम नागरिकों और जो विदेशी वहाँ फंसे हुए हैं उनकी जान दांव पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हथियारों का जखीरा तो ऑलरेडी आप वहाँ छोड़ चुके हैं जो तालिबानियों के कब्जे में है। इसलिए ज़रा धैर्य रखें, गलती पे गलती ना करें। और हाँ, लिस्ट भी थमा दी है, तो जब तक अंतर्राष्ट्रीय संघ का कोई फैसला नहीं आ जाता है, हालात स्थिर नहीं हो जाते हैं, तब तक ना ही तालिबान वहाँ पैसा निकालने जा रहा है और ना ही अभी कुछ हो रहा है। अभी तो आपको भी अगर देखा जाए एक तरह से तो बाइडेन सरकार पूरे विश्व को जवाब दे या ना दे, लेकिन उसे अफ़गानिस्तान को ये जवाब ज़रूर देना होगा कि ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति आ पहुंची थी अमेरिका में कि उन्होंने सैनिकों को तुरंत वापस बुला लिया। अब क्या अमेरिका में जो सैनिक थे वो उस स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं थे, जो इतनी इमरजेंसी में उन्हें तय सीमा से जो समय सीमा तय की गई थी 31 अगस्त, उससे बहुत पहले बुला लिया गया। खैर, जो भी हो, अभी फिलहाल बाइडेन सरकार को चुप रहना चाहिए। और यहाँ पे अभी बाइडेन सरकार हो रहा है, मतलब उनकी आलोचना हो रही है। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय संघ भी इसका निशाना बन सकता है, क्योंकि वो अभी तक खामोश है। और अमेरिका वहाँ से जो निकल रहे हैं विदेशी, उनका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही फेल हो चुका है। अब अंतर्राष्ट्रीय संघ को बीच में आ जाना चाहिए। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।